नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं एमपीसीजी का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। आज केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर चुकी है। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी। 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी नेता मोदी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं तो कांग्रेस उसकी खामियां गिना रही है। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के 9 बरस बीजेपी के लिए उपलब्धियों और संतुष्टि से भरा वक्त हो सकता है, लेकिन विपक्ष इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। इसलिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट बाकायदा जारी की और ये कहा कि ये वही सवाल हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार पूछा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये बुकलेट जारी की गई और अब कल से पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी के नेता ये सवाल पूछेंगे। 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं तो 2024 में लोकसभा चुनाव की बड़ी अग्नि परीक्षा है, यानी उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। फिलहाल 9 साल के अहम पड़ाव पर सरकार के कार्यकाल की समीक्षा स्वाभाविक है। कैसा रहा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल, इस दौरान कितना बदला देश, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उन मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे और साथ ही ये भी बता दें कि आज हमारी इस खास चर्चा में आप यानी हमारे दर्शक और प्रदेश की जनता भी जुड़ सकती है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर हमारी तमाम जितने पोर्टल्स हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे ट्विटर पेज हो और यूट्यूब पेज हो, ibc24.in के जाकर आप वहां पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने ये पोल किया है कि आप इस मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। तो वो जो आंकड़ा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि जनता इस पर क्या सोचती है। मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं एक कर्ज चुकाऊंगा। भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। ये शायद कांग्रेस के लिए एक दुखद विषय है। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत समर्थ और सशक्त भारत के रूप में स्थापित हुआ है। इस देश में जहाँ पर महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, नोटबंदी एक के बाद एक, ये विफल प्रधानमंत्री का प्रमाण है। हम 9 वर्ष के अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारी सरकार के, मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम घर घर जाकर के इस अभियान को ताकत देने का काम सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। तो रिएक्शंस के साथ इस रिपोर्ट को हमने आपके सामने रखा, जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये 9 साल कमाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को अब जनता के सामने रखा जाएगा। 9 साल 9 सवाल की बुकलेट भी कांग्रेस जारी कर रही है। तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुशील आनंद शुक्ल जो कि संचार प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, स्वागत है आपका सुशील आनंद जी। साथ ही हमारे साथ में राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपके अनुभव से भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 9 साल का आकलन आप किस तरह से करते हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिसोदिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। 9 साल पूरे हो गए हैं कार्यकाल के, क्या आकलन कर रहे हैं? हालांकि आप लोग सभी एक स्वर में यह कह रहे हैं कि कमाल रहा है, क्यों आपको लगता है कमाल रहा है? बिल्कुल बेमिसाल भी रहा है सब कमाल के साथ साथ में, क्योंकि जिस प्रकार से भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ने का काम पूरे विश्व में हुआ है, जिस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में भी हमने कोविड जैसी महामारी को भी फेस करते हुए हमारी जीडीपी को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से एक न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट के साथ में भारतवर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जिस प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण का ये पूरा समय निकला है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस से लेकर आयुष्मान कार्ड तक की योजनाएं होने का काम हुआ है, जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का काम जनधन खातों के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है,
राजीव गांधी जी खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजने पे 15 पैसे हितग्राही तक पहुंचते। वो 85 पैसे का जो लीकेज था उसको हमने रोकने का काम किया है। आज मोदी जी 1 रुपया हितग्राही को भेजते तो 1.25 रुपए में वो चलने का काम होता है। ये करके देने का हमने काम किया। इस देश की आर्थिक व्यवस्था, इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश का ताना बाना, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई की योजनाएं, बिजली की आपूर्ति, मोदी जी ने जब चार्ज लिया था इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, जब शपथ ली थी तो उस समय पे 19,000 से ज्यादा गांव बिजली विहीन थे। उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हमने तो कुल मिलाकर राज्यपाल सिसोदिया जी कह रहे हैं कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर क्षेत्र में किसानों के संदर्भ में, आम लोगों के संदर्भ में बहुत बेहतरीन काम किया है। कमाल काम हुआ है, बेमिसाल काम हुआ है। सुशील आनंद शुक्ल जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी 9 सालों को लेकर? हालांकि कांग्रेस पार्टी 9 साल में 9 सवाल भी पूछ रही है। सुशील आनंद जी। देखिए हितेश जी, 9 साल में देश बेहाल हुआ है, 9 साल में देश बर्बाद हुआ है। 9 साल सिर्फ जुमलों और वादे खिलाफी के रहे। वादा किए तो 100 दिन में महंगाई कम करने का, आज स्थिति क्या है? जिस पेट्रोल डीजल को 100 रुपये 35 रुपये में देने का सब्जबाग दिखाया था, 35 रुपये लीटर उसमें ये एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रहे हैं। वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, अभी तक तो 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन दिया का झुंझुना थमा दिया। 45% लोगों की नौकरियां गई हैं। जीएसटी, बेरोजगार, जीएसटी और नोटबंदी के फायदे आज तक बताने की स्थिति में नहीं है। आपने हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके जिस 2,000 रुपए के नोट को छापा था, फिर उसको बंद कर रहे हैं। ये है आपकी उपलब्धि। बताना क्या चाहते हैं? काला धन बियर चलाएंगे। मेहुल चौकसे जैसे लोग फिर का देश का धन लेके भाग गए, प्रधानमंत्री ताली बजाते रह गए। किसानों की आय दुगनी करने की बात किया था 2022 में। पेट्रोल और डीजल और कृषि उपकरणों के रेट बढ़ाकर किसानों की आय आधी कर दिया इन्होंने पिछले 9 साल में। एमएसपी की गारंटी की, जिन किसानों के साथ समझौते में 3 काला कानून लाए कि 700 से अधिक किसानों की मौतें हुई। जिन किसानों के साथ समझौते में एमएसपी की बात की थी, आज उस एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पिछले बोलते हैं कि सिंचाई परियोजनाएं बनी है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, 9 साल में एक बांध का नाम बताएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि प्रधानमंत्री राजपाल जी इस बांध को बनाया था। आप बता रहे थे कि कमाल हुआ है, बेमिसाल हुआ है। उपकरण को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बदहाल हुआ है। महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, एमएसपी का जिक्र कांग्रेस पार्टी कह रही है। मुख्य सवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर राजपाल जी? अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता की मैं बात करूं जी, तो राजा, महाराजा, नवाब, कांग्रेस सब ने मिलाकर मध्य प्रदेश को सिंचाई योजना दी थी। 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई योजना दी थी। जब हम 2003 में सरकार में आए थे मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता थी 6 लाख हेक्टेयर, जो बढ़कर आज 45 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। और जो अभी काम चल रहे हैं वो जब पूर्ण हो जाएंगे तो 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था अकेले मध्य प्रदेश में हमने देने का काम किया है। पूरे देश भर के आंकड़े नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं तो ये देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने करोड़ों किसानों के खातों में पैसे डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, निःशुल्क खाद्यान्न योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इस योजना के माध्यम से हमने गरीब का कल्याण करने का काम नहीं किया, ये बताएं आप सिर्फ बेरोजगारी की बात उठा के आज प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत कई सारे लोग जो है रोजगार से लगने का काम हुआ है। हमने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया है, हमने स्किल्ड करने का काम किया है। उनको देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया पूरा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम किया है। सुपर कॉरिडोर। सुशील आनंद जी, लगातार आप भी बता रहे हैं कि कई योजनाओं में नाकामियां गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी कामयाबियों को गिना रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे जानना चाहूंगा कि इन 9 सालों के दौरान जिस सशक्त तरीके से, जिस ताकत के साथ में नरेंद्र मोदी की एक छवि निकल के सामने आई, जिसमें बीजेपी ये कहती भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है, क्या उसके काट के रूप में उस चेहरे के सामने विपक्ष के पास में कोई चेहरा नहीं है? क्या ये एक बड़े संकट और बड़े चुनौती के रूप में नहीं देखते? क्या इसे एक उपलब्धि नहीं मानते आप? सुशील जी, आवाज नहीं पहुंच, शायद आप तक नहीं पहुंच रही मेरी आवाज। अभी सुशील जी कह रहे थे कि ये 2 साल बेहाली के रहे, बर्बादी के रहे।
तो ये देश की बेहाली और आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। मैं सवाल सुशील जी से था, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 9 साल का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं। आप किस तरह से आकलन करते हैं? हितेश जी, देखिए, यदि आप भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, यदि उसको देखें कि जिसमें 370 है, 3 तलाक है, राम मंदिर है, तो या कश्मीर का मसला है, तो आपको लगेगा कि बहुत सफल जो है ये सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की जो सरकार है बहुत सफल रही। लेकिन जब आप जनता के मुद्दे देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आता है महंगाई, जिसको लेके सबसे ज्यादा सवाल होते हैं कि महंगाई कम हुई या नहीं हुई। आप देखिए कि हर बार जो भी आता है कि महंगाई का इंडेक्स बढ़ जाता है। आप पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोल है, गैस है, इनके आप दाम देखिए ना कि कितने गुना बढ़े हैं, और उसके कंपैरिजन में लोगों को क्या राहत है? कोई राहत की तो स्थिति दिखती नहीं है। आप देखिए कि जो सड़कों के जाल की बात होती है, तो आप ज्यादातर जो भी सड़कें बनी सब पर टोल है क्या? पहले इसके पहले टोल रोड हुआ करते थे क्या? क्या आप हर सड़क पर जाने की कोई पैसा लगता था क्या आपको? देखिए, तो जो आप जिस तरह का लोगों को चाहिए, डेवलपमेंट का जो अर्थ है, वो ऐसा नहीं है कि आप आदमी को अपने जेब से पैसा खर्च करके सुविधाएं जुटाने पड़ेगी। हेल्थ सर्विसेज कितनी कॉस्टली हो गई। आप कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए, लेकिन हेल्थ सर्विसेज देखिए, आप कोरोना के समय हमने देखा था कि हेल्थ सर्विसेज का क्या हाल था, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी देश में हुई थी, कितनी बड़ी त्रासदी उसमें हुई थी। तो आप देखिए, देखने का नजरिया पॉलिटिकल आप उससे देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई देगी। उसको लगेगा कि उसने जो कांग्रेस है, राजनीतिक तौर पर उसने अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी को शिकस्त दे दी। कहीं ना कहीं उसने उसको एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में उलझा कर रख दिया। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो हम देखते हैं हर चुनाव में सामने नहीं होते। हर चुनाव में अभी या तो बात होगी हमारी या तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर बात होती है, या बजरंग बली पे बात होती है। इस तरह के मुद्दे राज्य के भी जो चुनाव होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि धार्मिक मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो जब धार्मिक मुद्दों पर आप राजनीति करते हैं तो फिर कैसे कह सकते हैं कि 9 साल की जो सरकार है वो जनता के मुद्दों पर सफल रही? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसका जवाब मैं राजपाल जी आपसे जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ये कहा था कि इस कार्यक्रम में हम जनता की राय को भी रखना चाहते हैं, और हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे इस पोल में शामिल हो रहे हैं, उसमें ट्विटर का आंकड़ा हमारे पास में अभी तक का है, और ये पोल अभी भी जारी है। रात 9 बजे तक लगातार हमारी पोल चलते रहेंगे, लेकिन अभी ट्विटर का जो आंकड़ा है वो आपके सामने रखते हैं। हमने सीधा सीधा सवाल ये पूछा था कि मोदी सरकार के इस 9 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं। 61% हमारे दर्शकों ने, यूजर्स ने इसे कहा है कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। बहुत खराब जो है वो 31% मानते हैं कि बहुत खराब है, और करीब 8% इसे औसत मानते हैं। तो ये अब तक का ट्विटर का आंकड़ा है। आपके सामने थोड़ी देर में हम फेसबुक का और यूट्यूब के आंकड़े भी रखेंगे, जाहिर तौर पर इसमें ऊपर नीचे होंगे, और ये अभी पोल अभी भी लगातार जारी है। सुशील आनंद जी, क्या कहेंगे? ये जो ट्विटर के आंकड़े हैं, सोशल मीडिया के हमने सामने रख रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? में लगी जो नरेंद्र सुशील जी विजयपाल लगी जो। देखिए हितेश जी, ये ट्विटर के आंकड़े निश्चित तौर पर जी आवाज आ रही है? जी बोलिए सुशील जी बोलिए। देखिए, ट्विटर के आंकड़े का अभिजात वर्ग के आंकड़े, आपको मालूम है ट्विटर के आंकड़े अभिजात वर्ग के आंकड़े हैं। ट्विटर से इस देश का कितना बड़ी आबादी ट्विटर को चलाती है, या हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी माननीय पत्रकार महोदय जी जो एक सवाल उठा रहे थे, जन सरोकारों का जब सवाल उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे उसका जवाब देना चाहिए। आपने महंगाई कम करने की बात की थी। 410 रुपए में जब आप सत्ता में आए तब 410 रुपए में सिलेंडर था, आज 1177 रुपए में सिलेंडर, लगभग 100। सुशील जी, यूट्यूब के आंकड़े भी हमारे पास आ गए। सुशील जी, एक मिनट रोक रहा हूँ खाली। सुशील जी, सिर्फ 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये यूट्यूब के आंकड़े भी हमारे पास में आ गए। जो बात आप कह रहे थे ट्विटर का, क्योंकि अभिजात्य वर्ग वहां पर जाता रहता है, ये यूट्यूब के आंकड़े हैं। बहुत अच्छा 34%, 53% यूट्यूब पर बहुत खराब बता रहे हैं, 13% जो है वो औसत के साथ में है। तो कुल मिलाकर जैसे कि बात यहाँ पर कही जा रही थी वो भी है, ट्विटर पर आंकड़े अलग हैं और यूट्यूब के जो यूजर्स हैं उसके आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। इन आंकड़ों को भी समेटते हुए अपनी बात रखिएगा सुशील जी, संक्षेप में। हितेश जी, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब के आंकड़े के बाद भी बता रहा हूं कि यूट्यूब में को भी
इस देश में यूट्यूब के भी सेवन लोग कितने बचे हुए हैं, कितने लोग यूट्यूब सेवन करते हैं। लेकिन यदि हकीकत में आम जनता की यदि बात की जाएगी तो आम जनता मोदी सरकार से परेशान है। इसलिए परेशान है कि 410 का सिलेंडर 100 दिन में महंगाई कम करने वाली मोदी सरकार 1177 रुपए में दे देगी। 71 रुपए लीटर का पेट्रोल जो 2014 में था आज 100 रुपए लीटर में है। 55 रुपए लीटर का जो डीजल 2014 में था आज 98 रुपए लीटर में है। 90 रुपए लीटर का सरसों तेल आज 185 रुपए लीटर में है। 22 रुपए किलोग्राम का जो आटा था यदि आज 35 रुपए किलोग्राम में, आटा पे भी जीएसटी वसूल रहे हैं। दूध जो 35 रुपए लीटर था 2014 में आज 53 रुपए लीटर है। इसके साथ ही रेलवे तबाह हो गया जो आजादी के बाद से संक्षेप में सुशील जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। संक्षेप में ठीक है राजपाल जी, ये जो फिगर्स हम दिखा रहे हैं जनता की पोल के, उस पर बात रखिएगा। और जो बात यहाँ पर रेलवे को जनता के उपयोगी, ठीक है, सुशील जी ने भी वही बात कही जो बात दिनेश जी ने कही। दिनेश जी ने कहा कि ठीक है आपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जो बहुत सालों से अटके हुए थे, लेकिन सीधे सीधे जनता से जुड़ी बात अगर होती है तो बात महंगाई की और बेरोजगारी की जरूर होती है, और इस मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। क्या कहेंगे? देखिए, बड़े काम जो थे हमारे आइडियोलॉजिकल, 3 तलाक वाला हो, कश्मीर वाला, 370 धारा वाला हो, राम मंदिर वाला हो, वो तो हमने किए ही सही। पर उसके अलावा अगर हमने स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाकर और शौचालय बनाने का काम अगर किया तो क्या कांग्रेस की सरकारें 70 साल से शौचालय बनाने का इंतजार कर रही थी क्या देश की जनता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जब देश के लोगों को शौचालय मिलेगा? ये क्या जनता से जुड़ा मामला नहीं जो हमने किया? प्रधानमंत्री आवास, जो लोग कच्चे मकान में रह रहे थे, जिनके सर पे छत नहीं थी, अगर उनको छत देने का काम किया तो ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। अगर किसान को उसको सम्मान देने का काम किया तो ये नाम बदला है, केंद्र से बदला है, नाम बदला है, केंद्र से बदला। हमारी सरकार, हमारी जनता सरकारें 75% देते थे और 25% राज्यों का लगता था। आज 60-40 का रेशियो किया आपने, मनरेगा की कटौती आपने कर दिया। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से देश के नागरिकों का जीवन स्तर मुख्य धारा में लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार देश के, ठीक है दिनेश जी, इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल जाना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह की छवि देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बनी है, विपक्ष के पास में उस तरह के चेहरे की राष्ट्र, अगर पूरी तरह से अगर कहें पूरे देश के लिए चेहरे की एक संकट नजर आता है। आप इसको किस तरह से आकलन करते हैं? इस 9 साल के दौरान में नरेंद्र मोदी का पर्सनली जिस तरह की छवि बन के निकल के सामने आई है, या फिर बीजेपी ने बनाने की कोशिश भी की है पूरे देश में, दुनिया में एक चेहरे के रूप में, आप इसका किस तरह से आकलन करते हैं 2024 के चुनाव के संदर्भ में? सर देखिए हितेश जी, जब आप छवि किसी व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपको मुद्दों की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। फिर महंगाई की लोगों को चिंता ही नहीं करना चाहिए। फिर जो जैसा सरकार डिलीवर कर रही है उस पर आप ताली बजाइए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा सांसद हमारे यहाँ चुनाव करते हैं, हमारे यहाँ मुद्दों पे चुनाव होता है। पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, वो ये नहीं कि वो मैनिफेस्टो जारी नहीं करे ना, केवल कहते हैं हम तो चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको देना हो दीजिए वोट, नहीं देना मत दीजिए। लेकिन जो मुद्दे होते हैं जनता के, जो जिनसे लोगों को विकास की उम्मीद होती, क्या हितग्राही मूलक योजनाओं से विकास हो सकता है? क्या आप लोगों को कुछ भी आप आर्थिक राहत उपलब्ध करा देते हैं एक वर्ग विशेष को या किसी को, तो उससे क्या लगता है आपको संपूर्ण विकास हो गया? ठीक बात। तो ये जो चीजें हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है। एक तरफ आप आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, दूसरी तरफ कहते हैं हमने कि लोगों के खाते में पैसा भेज दिया। तो ये नगदीकरण की जो योजना है, कहीं ना कहीं विरोधाभास भी दिखता है। आप कहते हैं कि रेवड़ी संस्कृति नहीं चलना चाहिए, रेवड़ी बांटने का काम यदि सरकार करेगी तो फिर कैसे विकास होगा? ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिनेश जी ने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, उनके वक्तव्य में ही ये हमारा कंक्लूजन भी छपा हुआ है कि चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देश में अगर चुनावों की बात करते हैं तो देश में जनता के बीच अगर जाना है तो मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लिहाजा सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों की बात भी करनी होगी। पिछले कुछ समय में जो परिणाम निकल के सामने आए हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हैं। देखना है कि आगे विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन कौन से मुद्दे फिलहाल हावी रहते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी जहां कमाल बता रही है तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। अब जनता पर छोड़ते हैं वो किस तरह से। और हमारा पोल हमने जनता से किया, दर्शकों से, वो लगातार जारी है। रात 9 बजे एक बार फिर से उसकी रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।